गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम कुमार आप लोगों का इलेक्टिव थर्ड पेपर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इस 6 सेमेस्टर में डील करूँगा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों पे ही होंगे, अपने परिवार के साथ ही आप टाइम स्पेंड करिए, बाहर नहीं निकलिए जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क ना हो। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे, जिस पे हम लोग थोड़ा बहुत आज ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि डे 1 है तो इंट्रोडक्शन पे ही हम लोग बेसिकली फ़ोकस करेंगे। और इस पर्टिकुलर कमिंग सेशन में जो भी आपके आने वाले सेशंस हैं उसको किस तरह से क्या करना है, किस कैसे हम लोग डील करेंगे, वो सारा कुछ अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लोग अब बोर्ड वगैरह हमारे पास नहीं है, जो भी हमारे पास सोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। तो इसी पे बेसिकली आपके क्लासेस ज़्यादा हैम्पर ना हो, टाइमली आपका सारा कुछ कंप्लीट हो, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट, हमारे कॉलेज मैनेजमेंट सारा कुछ इस पर्टिकुलर पैटर्न जो है हम लोग अभी फॉलो करने जा रहे हैं, इस चीज़ को रिकमेंड कर रही हैं। सो थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, बट होप ये ज़्यादा देर तक नहीं, बिकॉज स्लोली विल अडॉप्ट ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो भी है, आप जान रहे हो कि हमारे पास एनर्जी सोर्सेज बेसिकली अगर बोला जाए कि टाइम ड्यूरेशंस ऑफ रीस्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी एनर्जी सोर्सेस के बेसिस पे एनर्जी सोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन द सेंस एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कि बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अपने आप को फिर से रीस्टोर करके उसी लेवल पे ले आता है जो कि उसको यूज़ करने से पहले था। मतलब कोई एक XYZ एनर्जी सोर्स है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी। उसको हम लोग आज यूज़ किए तो क्या कल कम हो जाएगा? नहीं ना, फिर से उसी लेवल पे मेंटेन हो जाएगा। मतलब ये आज का सोलर एनर्जी को हम शाम तक यूज़ करते हैं और शाम के बाद वो रात भर में फिर से रिस्टोर होके वो अगले दिन हमको फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ मिलता है। सो दीज आर काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल का बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल इन द सेंस कि एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको रीस्टोर होने में बहुत हाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी लाइकवाइज। जैसे कोल को बनने में करीबन अराउंड 1000 ईयर्स इट विल टेक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इस 1000 साल में किस तरह से क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी कारण से इस चीज़ को, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट्स में हम लोग जो डील करेंगे हम लोग एनर्जी का वो ग्रुप जो कि रिन्यूएबल है, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल इज़ उसको हम लोग पढ़ के भी कुछ खास देख नहीं पाएंगे, उस खास कुछ कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट है कि अब इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं और इसको किस तरह से यूज़ करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लासेस सारा कुछ इफ़ेक्टिवली चले। तो यूनिट 1 जो है हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन को ही कवर करेगा, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्या हमारा वर्ल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या क्या हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज का रिजर्व्स है, उस चीज़ को हम जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो किस ग्रुप में आते हैं, आइदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अगर नॉन रिन्यूएबल है तो उस चीज़ को हम किस लेवल तक यूज़ करें सो दैट हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहे और वो जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जो रिज़र्व है वो भी वेल मेंटेन्ड रहे और कोई अच्छे समय के लिए भी, अच्छे समय या लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको हम यूज़ कर पाएँ इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल हैं तो उसको हम क्या करें और किस लेवल तक यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट भी मेरा सेफ़ रहे।
और उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हुए हम लोग पहुँचे कहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। मतलब एक ऐसा एनर्जी सोर्सेज जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अपने आप को फिर से रीस्टोर कर लेता है उसी लेवल तक जैसा वो यूज़ करने से पहले था। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि झारखंड में ऐसा क्या है, किस तरह का कौन कौन सा हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का पॉसिबल है, कौन कौन से हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रिजर्व्स हैं। फिर इंडिया लेवल पे देखेंगे और इसी चीज़ को हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। नेक्स्ट उसमें हमारा क्या एप्लीकेशंस है, हमारा क्या योगदान हो सकता है इस नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करने में। हमारा यूनिट 2 जो होगा वो होगा सोलर एनर्जी के बारे में, यूनिट 3 विंड एनर्जी और यूनिट 4 आपका बायो एनर्जी। बेसिकली आप लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर रखते होंगे कि सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है और बायो एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो ये सिंपली है क्या कि एक फोटोन के फॉर्म में जो सूर्य से हमारे पास एनर्जी अर्थ सरफेस पे आता है, फोटोन इन द सेंस लाइट के फॉर्म पे। अब इस लाइट एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर प्लेट्स। हम लोग इस चीज़ को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सनट्रेटिंग प्लेट्स और फ्लैट प्लेट्स। हम लोग इस चीज़ को हीट एनर्जी में और एक इक्विपमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं वेरी स्मॉल लेवल पे, वो होता है सोलर कुकर। तो इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 2 सोलर एनर्जी में। थर्ड यूनिट है हमारे पास विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हम लोग क्या देखेंगे कि विंड एनर्जी को किस तरह से हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ करें अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन में या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को साइट लोकेशंस, उसका परफॉर्मेंस, उसमें कैसे टरबाइन यूज़ करें, कौन सा हमारे पास जनरेटर होगा, वे सारा कुछ हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कवर करते चले जाएंगे। प्लस अब आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से काऊ डंग हुआ या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वहाँ से क्या होता है, गैसेस रिलीज़ होते हैं। उन गैसेस को हम लोग एज अ फ्यूल किस तरह से यूज़ करें, उनको यूज़ करने से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे कम हज़ार्डियस इम्पैक्ट हो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या क्या मेजर स्टेप्स को ले सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर पे देखेंगे। और हमारा लास्ट होता है जो कि टाइडल एनर्जी और बाकी जो छोटे मोटे आपके पास एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल कैटेगरी में है, उनको हम लोग यहाँ पे लास्ट चैप्टर में देखेंगे जो कि हमारा आएगा अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कैटेगरी में। बेसिकली एक बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं टाइडल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी में। हाइड्रो एनर्जी बोले तो क्या, एक ऐसा एनर्जी सोर्सेज जो कि डैम के थ्रू हम लोग डील करते हैं। मतलब एक बड़ा सा रिजर्वायर है, डैम समझ रहे हो ना आप लोग, एक डैम होगा, एक हाइड्रो पावर प्लांट होगा। डैम में होता है क्या, रेन वाटर्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं और वो रेन वाटर को हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से हम लोग टरबाइंस पे फीड करते हैं। टरबाइंस में वो हाइड्रो एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, हाइड्रो एनर्जी में पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब आ जाएगा क्या चीज़, समथिंग कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से जब आपका टरबाइन का ब्लेड हीट होगा, ब्लेड क्या करेगा, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। रोटेशनल एनर्जी जैसे कन्वर्ट करता है उसके बाद हमारा आ जाएगा, रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट करेगा आपका मैकेनिकल फॉर्म में, जो कि आपका व्हील्स जो प्रेजेंट है, व्हील्स जो प्रेजेंट होंगे आपके टरबाइंस में वो रोटेट करना शुरू करेगा। अब वो मैकेनिकली कपल्ड होता है जनरेटर के थ्रू। जनरेटर जब रोटेट करना शुरू करेगा तो ऑब्वियस सा बात है उसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो समथिंग कॉल्ड, जो कि आपका रेन वाटर से जो स्टोर होता है पीछे एक डैम के वॉल के पीछे, वो कहलाता है कि हमारा हाइड्रो एनर्जी। इस पर्टिकुलर साइकिल, अब हाइड्रो एनर्जी को जब आप यूज़ करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन में तो क्या होगा, पीछे डैम का पानी का लेवल जो कम होते चला जाएगा तो पोटेंशियल लेवल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होते चला गया। अब उस चीज़ को फिर से स्टोर करने के लिए, एक साल का ड्यूरेशन का रिक्वायरमेंट होता है जो कि फुलफ़िल होगा आपका किसी न किसी तरह से, वो एक वाटर साइकिल के थ्रू। आप लोग जानते हो कि समुद्र का पानी पहले गर्म हुआ, भाप हो गया आपका आसमान में गया, वहाँ से वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपका एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। वो क्लाउड फॉर्मेशन फिर से पानी बरसाता है, पानी बरसाने के बाद वो क्या करेगा, फिर से स्टोर हो जाएगा डैम में। इस तरह से फिर से पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका डैम के
पानी के फॉर्म में स्टोर था, उस चीज़ को स्टोर होने में 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। अब आते हैं हमारा टाइडल में। टाइडल बेसिकली क्या होता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते सी वाटर लेवल में आगे पीछे या ऊपर नीचे होना ही हमारा टाइडल एनर्जी है। तो ये हर 24 आवर्स में 4 टोटल टाइड्स आते हैं, 2 लो टाइड्स, 2 हाई टाइड्स। तो ये जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते चला जाएगा हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इज़ दैट फाइन? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि केवल हम लोग सब्जेक्ट से देखेंगे या फिर इसके साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें। तो हर वीक का लास्ट डे जो भी क्लास आवर्स होंगे, आज बेसिकली आपका गूगल क्लासरूम का जो गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा जिसमें कौन सा पर्टिकुलर स्टाफ किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रहेगा, वो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलते जाएगा। नेक्स्ट आपका अटेंडेंस कंपलसरी होगा। आपका अटेंडेंस जिस भी लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक पे जाके आपको आपका अटेंडेंस मार्क करना है। यही अटेंडेंस के बेसिस पे आपका सारा कुछ आगे का फ़ाइन वगैरह जो भी होता है, या फिर आपका एलिजिबिलिटी टू फिल अप योर फॉर्म्स फॉर द वेरियस एग्जाम फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, वो सारा कुछ एलिजिबिलिटी जो भी होगा वो सारा कुछ इसी बेसिस पे होगा। तो डू पोस्ट योर अटेंडेंस इन रेगुलर इंटरवल विद गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आप उस टाइम पे नहीं दोगे तो वो भी एक रॉन्ग मैसेज आएगा या फिर वो कंसर्न नहीं किया जाएगा। और रही बात नोट्स कैसे बनाओगे, सिंस यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट्स, तो आप लोग के पास अगर नोटबुक नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हो, देन यूज़ द डिजिटल मीडियाज। यू आर हैविंग मोबाइल फ़ोन एटलीस्ट, यू आर हैविंग लैपटॉप्स, यूज़ गूगल पेजेस या फिर किसी तरह का वर्चुअल पेजेस को आप यूज़ करो, इलेक्ट्रॉनिक्स पेजेस का यूज़ करो और इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स बनाइए आप टाइपिंग फॉर्म में, या फिर किसी तरह से नोट्स आप जब बनाओगे, रनिंग नोट्स बनाओगे तो वो बाद में यूज़ होते चला जाएगा और उसी को आप एज असाइनमेंट सबमिट करोगे। दूसरी बात है असाइनमेंट किस तरह से होगा। तो सपोज़ हम यूनिट 1 लेते हैं, इंट्रोडक्शन पोर्शन, जो हमारा कवर करेगा इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कैटेगरी को। तो इसमें हर वीक का एंड में आपको एक असाइनमेंट और हर चैप्टर्स के एंड में एक टेस्ट होगा। मतलब टोटल 5 चैप्टर्स है तो 5 टेस्ट, और वीक जितने भी आवर्स होंगे पर वीक आपका एक असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट और टेस्ट दोनों विद इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो भी आपको ड्यू डेट दिया जाएगा उसी के अंदर सबमिट करने पे उसका इवैल्यूएशन होगा। एल्स देयर इज़ नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। जब आप फाइल्स को अपलोड करो तो केयरफुली देखो कि हर पेपर्स आपका प्रॉपरली अरेंज्ड है कि नहीं, और उसमें किसी तरह का और मॉडिफिकेशन नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को, तो उसमें ज़्यादा हमको बताने समझाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर सपोज़ आपको किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन पोस्ट योर ऑडियो और टेक्स्ट डाउट्स इन अ ग्रुप, जो कि हर इन अ ग्रुप जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट किया जा चुका है उसमें आप पोस्ट करो। डेफिनेटली यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट द सॉल्यूशंस इमीडिएटली। लेकिन वो डाउट कब होना चाहिए, उसी ड्यूरेशन में होना चाहिए जब ये क्लास का आवर होगा। उसके बाद या उसके पहले इट विल नॉट बी इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑप्शंस। मतलब जब भी आपका वो 11 से 12, सपोज़ मेरा कोई आवर है तो आपको 11 से 12 के बीच में ही पोस्ट करने का है डाउट्स। अगर आप उसके बाद या उसके पहले करते हो सो इट विल नॉट बी काउंटेबल। और वो हो मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा कि हम लोग रिस्पॉन्स कर पाएँ आपको कि नहीं कर पाएँ। लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में आप करते हो तो डेफिनेटली वी विल देयर लाइव फॉर यू गाइज टू गिव द रिस्पॉन्सेज और फॉर क्लैरिफाई योर डाउट्स इमीडिएटली। ओके, तो क्लासेस को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस, और इस टेक्नोलॉजी को चलो अच्छे से यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।